In this lecture, we will understand what is the basic difference between a DC circuit and an AC circuit और alternating current एक resistor में से किस तरह से पास करता है, किस तरह का behavior वो एक resistor के अंदर show करता है। DC सर्किट्स में सबसे पहली चीज तो ये है क्योंकि ये DC सर्किट्स हैं तो for sure इनके अंदर सोर्स को डायरेक्ट करंट के सोर्स के साथ लिया जाता है और DC सोर्स उसको सिंबॉलिकली हम एक बैटरी की तरह इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें एक लाइन आप थोड़ा सा लेंथ में लगाते हो which indicates the positive terminal of the battery, ये negative terminal of the battery हो गया, this is positive, this is negative। ये एक DC सोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है एक सर्किट डायग्राम के अंदर। एक ऐसा बेसिक सर्किट जिसके अंदर बेसिक सर्किट एलिमेंट्स सिर्फ रेजिस्टर होता है और वो सिंपल एक बैटरी के साथ अटैच कर दिया जाता है और वो रेजिस्टर जो है वो करंट को कंट्रोल करती है और आप इस पूरे सर्किट को सिंपल ओहम्स लॉ V इज इक्वल टू IR से स्टडी कर सकते हो, जहां पे V इज योर अप्लाइड वोल्टेज, I इज करंट एंड R इज द वैल्यू ऑफ दैट रेजिस्टेंस। ये एक सिंपल डीसी सर्किट हो गया। ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट या एसी सर्किट की अगर बात की जाए तो एसी सर्किट में रेजिस्टर के अलावा कुछ और कंपोनेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं जिनमें मोर इंपॉर्टेंटली इंडक्टर एंड कैपेसिटर्स इन्वॉल्व होते हैं। एक ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट के अंदर इन एडिशन टू रेजिस्टर, देखिए रेजिस्टर तो है ही है, वो आपका लोड होता है। दो और कंपोनेंट इसमें ऐड किए जाते हैं, इंडक्टर L के साथ इंडिकेट करते हो और कैपेसिटर को C के साथ इंडिकेट करते हो, ये भी अब रेलेवेंट हो जाते हैं। आपके पास ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स के अंदर करंट इन तीनों कंपोनेंट्स के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। जिस तरह डीसी सर्किट के अंदर करंट इज ओनली कंट्रोल्ड बाय रेजिस्टर, ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स के अंदर करंट इन तीनों कंपोनेंट्स के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। अब फर्दर स्टडी करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ये तीनों कंपोनेंट्स ऑल्टरनेटिंग करंट के साथ बिहेव किस तरह से करते हैं। तो हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि रेजिस्टर के अंदर जब ऑल्टरनेटिंग करंट पास करता है तो किस तरह का बिहेवियर शो करता है। इसके लिए हम कंसिडर करते हैं हमारे पास एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ वोल्टेज है V। ऑल्टरनेटिंग सोर्स को इस सिंबल के साथ इंडिकेट किया जाता है जिसके अंदर एक साइनोसॉइडल वेव का साइन है। ये सोर्स, ये सिंबल आपको बताता है ये ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स है जो कि ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई करेगा। सो इंस्टेंटेनियस वैल्यू इसकी हमारे पास हो गई V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा T। ये आपके पास ऑल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ वोल्टेज, उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू का फॉर्मूला हो गया। अब हम स्टडी कर रहे हैं सिर्फ एक रेजिस्टर को। अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। अगर मैं इन दोनों साइड को R से डिवाइड कर दूं, इसको भी मैं R से डिवाइड कर देता हूं और इस साइड को भी R से डिवाइड कर देता हूं, V ओवर R इज इक्वल टू I। यहां पे आ जाएगा करंट I। V naught over R, this will be equal to I naught, maximum current, into sin omega t। ये हमारे पास आ गया ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स का फॉर्मूला, उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू की फॉर्मूला और उसके लिए इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला। अब जब भी हमारे पास AC, ये ऑल्टरनेटिंग करंट एक रेजिस्टर के थ्रू पास करेगा, वोल्टेज और करंट के अंदर रिलेशनशिप जो है दैट कैन स्टिल बी फाउंड यूजिंग दिस ओहम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। अगर हम इस ओहम्स लॉ को देखें, ओहम्स लॉ हमें यह बताता है कि करंट शुड बी इन डायरेक्ट रिलेशन विद वोल्टेज, यानी जब वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा। इसको कुछ इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास वोल्टेज का सोर्स आ गया, इस साइनोसॉइडल वेव फॉर्म, साइनोसॉइडल वेव, ये वोल्टेज का वेव हो गया, टाइम वर्सेस वोल्टेज आपने प्लॉट कर लिया। दिस रिलेशन I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। इसका मतलब ये है कि जब वोल्टेज जीरो तो करंट भी जीरो,
वोल्टेज मैक्सिमम तो करंट भी मैक्सिमम, फिर से वोल्टेज जीरो हुआ, करंट जीरो हो गया, वोल्टेज नेगेटिव मैक्सिमम, करंट अपनी डायरेक्शन रिवर्स करेगा, स्टिल मैक्सिमम चला जाएगा, और आखिर में फिर वोल्टेज जीरो तो करंट जीरो हो गया। आप अगर इस तरह से ड्रॉ कर लो, मैंने दो अलग अलग वेव्स इसलिए ड्रॉ की हैं थोड़े डिस्टेंस के ऊपर क्योंकि दो वेव्स हमने दिखानी है यहाँ पे। ये हमारे पास हो गया वोल्टेज और करंट की वेव फॉर्म। अगर आप इन दोनों वेव्स को गौर से स्टडी करो तो आपको पता चलेगा कि एक चीज मैक्सिमम तो दूसरी भी मैक्सिमम। अगर हम इनके फेज लीड या फेज लैग की बात करें, फेज डिफरेंस की बात करें, तो लेट मी टेक दिस पॉइंट, इस पॉइंट बी के ऊपर वोल्टेज का फेज भी 90 डिग्री है, करंट का फेज भी 90 डिग्री है। 90 माइनस 90 दोनों में फेज डिफरेंस जीरो आ गया। दोनों में फेज डिफरेंस जीरो आने का मतलब दोनों आपस में पैरेलल हैं। विक्टोरियली फॉर अ रेजिस्टिव सर्किट यानी अल्टरनेटिंग करंट थ्रू अ रेजिस्टर के लिए हम वोल्टेज और करंट को इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपका वोल्टेज हो गया। अब क्योंकि करंट जो है वो भी इसी के पैरेलल है तो ये आपका करंट हो गया। ये इसकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन आ गई फॉर द केस ऑफ अ रेजिस्टर। इस तरह से आप इसे डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन कर सकते हो, इस तरह से आप इसे वेक्टोरियली एक्सप्लेन कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो, जिसका मतलब यह है कि फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज 0 डिग्री और 0 रेडियंस, और इस वजह से ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए। तो आपने ये देखा कि जब भी आपका एक अल्टरनेटिंग करंट रेजिस्टर सर्किट के अंदर से पास करेगा तो आप इसे अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ कुछ इस तरह से स्टडी कर सकते हो कि जब वोल्टेज मैक्सिमम होगा करंट मैक्सिमम होगा, वोल्टेज कम होना शुरू होगा करंट की वैल्यू भी कम हो जाएगी, वोल्टेज जीरो होगा तो करंट भी जीरो हो जाएगा। दिस इज द बिहेवियर ऑफ अल्टरनेटिंग करंट थ्रू अ रेजिस्टर। सो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हमने 3 डिफरेंट चीज़ों को डिस्कस किया। सबसे पहले तो डीसी सर्किट क्या होता है जिसके साथ आप डीसी सोर्स ऑफ वोल्टेज अटैच करते हो। डायरेक्ट करंट जब रेजिस्टर में से पास करता है हम उसे ओहम्स लॉ के थ्रू इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, और डीसी सर्किट का एक ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है विच इज अ रेजिस्टर। ऑन अदर हैंड अल्टरनेटिंग करंट सर्किट के 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, रेजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर। हम अल्टरनेटिंग सर्किट को जब स्टडी करना चाहते हैं तो हमें इन तीनों के अंदर अल्टरनेटिंग करंट का बिहेवियर पहले पता होना चाहिए, जिनमें हमने सबसे पहले अभी एक रेजिस्टर के अंदर अल्टरनेटिंग करंट का बिहेवियर स्टडी किया और हमें पता चला कि अल्टरनेटिंग करंट अल्टरनेटिंग वोल्टेज के साथ ऑब्वियसली वो डायरेक्ट रिलेशन में आता है, और जब आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट बढ़ जाएगा, जब आप वोल्टेज कम करोगे तो करंट कम हो जाएगा। ये स्पेसिफिक बिहेवियर है अल्टरनेटिंग करंट का फॉर रेजिस्टर ओनली।